हेलो, अवेलेबल तो हो ना? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। या डी बाई हाँ सर, आ रही है। यस यस, सर। डी बाई डी जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू आर आई, दिस आर आई प्लस डी आई बाई डी टी की जगह कितना रख जाएगा? जे ओमेगा आई इंटू एल। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जे ओमेगा एल आई, sorry, this is quantity is equal to I. Now again we have to perform the same. D by dz minus of is equal to r plus j omega l into v, सॉरी I है ना, दिस इज क्वांटिटी I। अब यहाँ पे देखो डी आई बाई डी जेड भी है और यहाँ पे भी dv बाई डी जेड है। तो आपको क्या करना है, I यहाँ पे है, v आई पे, तो एक इक्वेशन आपको बनानी है। तो अपन कौन सी इक्वेशन बनाते हैं? कोई भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन को पहले नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को सेकंड नाम दे देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम I में लेने के लिए इसको डी बाई डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ डी बाई डी जेड से। ओके, तो डी बाई डी जेड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? डी सर आपकी स्क्रीन पहले ही वो मतलब रुक गई थी, मतलब क्या हो रहा स्टॉप हो है? गई थी जब आप क्या? ये करवा रहे थे ना DI/D हाँ, मतलब 2 लाइन ही आपने लिखवाई थी, उसके बाद से ही मतलब स्टॉप हो गया था। ओके ओके। तो यहाँ तक कहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहीं तक सर, ये GB प्लस CJ ओमेगा V। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके ओके यस ओके। सर। चलो, इसके बाद के कुछ नहीं किया मैंने, कॉमन निकाल लिया, जी प्लस जे ओमेगा जो सी है उसको एज इट इज लिख दिया। इसको कॉमन निकाल के वी कॉमन निकाल लिया और जी प्लस जे ओमेगा सी रह गया। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। या अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी अपने पास पड़ी हुई है। देखो ये सेकंड इक्वेशन पड़ी हुई है, माइनस डी जे डी वी बाई डी जेड आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो इस इक्वेशन का भी फेजर फॉर्म ले लेना है। फेजर फॉर्म के लिए डी बाई डी टी इज इक्वल टू जे ओमेगा, ये अपनों को रखना है, तो मैंने बस वही किया है। तो यहाँ पे आर आई एज इट इज चल रहा है और जे ओमेगा आई की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे? डी आई बाई डी टी से। क्लियर है? अब इसको अगेन कॉमन निकाल लिया, कौन सी क्वांटिटी? आई को कॉमन निकाल लिया, तो आर प्लस जे ओमेगा एल रह जाएगा। तो दिस क्वांटिटी, इसको नाम मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अपनों को क्या करना है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपने पढ़ी थी कि डेल स्क्वायर समथिंग स्क्वायर डेल स्क्वायर ई प्लस ई माइनस ऑफ गामा स्क्वायर ई रहता है, तो उसके टर्म में आपको बनाना है। दिस इज फेजर फॉर्म। और आल्सो वोल्टेज और करंट भी फेजर फॉर्म में ही है, क्योंकि अपनों ने जे ओमेगा टर्म यूज कर ली है। ठीक है, तो इसीलिए अपन वापस से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज को लेकर आना है अपनों को। तो यहाँ पे अपनों ने डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा? दिस क्वांटिटी एज इट इज चलेगी जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, जी प्लस जे ओमेगा सी, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, डी बाई डी जेड का। ठीक है, डो बाई डी जेड। ओके, तो अब देखो डो वाई बाई डी जेड का इक्वेशन किसके बराबर है? ये दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन 2, ये इसके बराबर है। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? जी प्लस जे ओमेगा सी मल्टीप्लीकेशन विथ आर प्लस जे ओमेगा एल। और देखो माइनस साइन भी है यहाँ पे, माइनस साइन भी जाएगा, ये माइनस साइन चल रहा है, तो ये माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, तो दिस इज माइनस साइन इनटू मल्टीप्लीकेशन में क्या है? आई का मल्टीप्लीकेशन है, तो आई का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे भी एक माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा। तो डी स्क्वायर आई इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस होल क्वांटिटी जी प्लस जे ओमेगा सी प्लस आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू आई। ओके, अब देखो यहाँ पे भी करंट है, यहाँ पे भी करंट है, तो आपकी इक्वेशन एक ही फॉर्म में बन गई। अब देखो, अब चाहो तो डी बाई डी जेड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल स्क्वायर आई इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द गामा स्क्वायर और दिस आई। ठीक है, दिस इज द सेम एज डेल स्क्वायर एच माइनस गामा स्क्वायर इंटू एच एस इज इक्वल टू 0। एनालॉजी समझ में आ गई आपको?
यस बोलो। सर। यस, तो इसीलिए और इस वैसे ही है ना हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की तरह। हाँ, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वही तो चीज अपना ड्राइव कर रहे थे, तो ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की जैसी ही है, इसीलिए अपन इसको ड्राइव किया, क्योंकि वहां पे जेड के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे भी जेड के रिस्पेक्ट में अपन ले सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव जो ये लाप्लाशियन ऑपरेटर है, जैसे डी बाई डी जेड स्क्वायर के टर्म में भी लिया जा सकता है ना। अब इसी प्रकार से आप कर सकते हो ना, एज इट इज वोल्टेज इक्वेशन में चाहो तो वोल्टेज इक्वेशन भी सेम बनेगी, डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू this full quantity j plus j omega c multiply with r plus j omega l into v। ठीक है, तो बोथ आर सेम। आप कुछ नहीं करना, ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएशन कर लेना, तब जाके आप फिर उस आई डी आई बाई डी जेड की वैल्यू उसमें पुट कर देना, तो इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई, तो इसमें भी सेम बनेगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर वी minus del square v, this is also gamma square into v, so this again same, this is the electric field के लिए अपनों ने जो किया था वो del square e था, is equal to gamma square into e, तो बहुत आर सेम। एनालॉजिकली अपन भी देख सकते हैं कि जो ई रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो आई रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, एच को। ठीक है, तो ये आप दोनों को ही देख सकते हैं, दिस थिंग। नाउ अब अपनों को सोल्व करना है इस इक्वेशन को, तो अब इसको कैसे सोल्व करें, मैंने इसको नाम दे दिया गामा इज इक्वल टू गामा स्क्वायर बराबर क्या निकाला है मैंने एनालॉजी करके, जी प्लस जे ओमेगा सी और आर प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द प्रोपगेशन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी प्लस जे ओमेगा सी प्लस आर प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, दिस क्वांटिटी क्लियर है, गामा आपको क्लियर है? यस सर। या अब देखो, चाहो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि दिस क्वांटिटी द सेम इज द, और ये आपका आल्सो इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। ओके, नाउ अब बाकी की सारी चीजें एज इट इज रहेगी। अब आपको पता है ना, लास्ट टाइम अपनों ने इस इक्वेशन को सोल्व किया था, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को जब सोल्व किया था, याद है, कुछ याद आ रहा है? डेल स्क्वायर ई को जब सोल्व किया था माइनस गामा स्क्वायर ई को इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया था विद रिस्पेक्ट टू जेड के, ई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप पहले जैसे रिफर कर लेना, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है, ई टू द पावर माइनस ऑफ गामा जेड प्लस ई टू द पावर ई नॉट ई टू द पावर प्लस गामा जेड। ठीक है, दिस इज योर फॉरवर्ड वेव, दिस इज बैकवर्ड, सॉरी ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज फॉरवर्ड वेव और दिस इज बैकवर्ड वेव। क्लियर है? तो सिमिलर वे में ये इक्वेशन भी एज इट इज बन रही है आपकी। ठीक है, डेल स्क्वायर v माइनस ऑफ गामा स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज गामा स्क्वायर, तो सेम इक्वेशन बनने के कारण इसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा, सेम आएगा, तो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस e to the power minus of gamma z plus v naught, this is negative sign e to the power plus gamma z। ठीक है, तो this is first forward wave, this is backward wave, or this is the total solution which is the function of z। okay, this is function of z। now similarly current equation भी आप ले सकते हो, तो current equation की भी इक्वेशन सेम बन रही है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो I is equal to I naught plus e to the power minus of gamma z plus I naught minus e to the power minus sorry this is plus gamma z। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस, ओके। तो आपका अगर डेरिवेशन आया तो आपको डेरिवेशन पूरा करना है, मैंने हाफ में निपटा दिया क्योंकि आप यहाँ पे जानते हो कि इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, लास्ट टाइम मैंने बता दिया था प्लान वेव में। ओके, तो आपको एज इट इज सोल्व करना है। ठीक है, तो दो क्वांटिटी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव। नाउ इसी प्रकार से अगर गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा है,
ठीक है, अल्फा प्लस जे बीटा है, तो आपको पता है ना सारी क्वांटिटी जो बीटा की टर्म में आई थी वो सेम ही रहेगी। फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी वोल्टेज वेव की और करंट वेव की। यहाँ पे देख सकते हो ये वोल्टेज वेव है और ये करंट वेव है, ठीक है। जैसे अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देखा था, तो सिमिलर वेव है, बिकॉज एनालॉजिकल ही है, इसलिए हम सारे कन्वेंशन सेम फॉलो करेंगे। तो यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ वोल्टेज वेव, तो वोल्टेज वेव की वेलोसिटी कैसे दी जाती है, जल्दी बताओ। बीटा अपॉन फ्रीक्वेंसी, सॉरी ओमेगा बाय बीटा, so this is the Yes, same sir. formula which is equal to 1 by under root LC also, ठीक है। this is the velocity, so you have to use, क्योंकि अपनों ने प्लान वेव में जो वेलोसिटी यूज की थी वो ओमेगा बाय बीटा यूज की थी, प्लान वेव की बात करो, और दिस इज योर वोल्टेज वेव की, तो वोल्टेज वेव के लिए तो ये रहेगा फॉर्मूला, और आपकी प्लान वेव के लिए क्या था, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। दिस क्वांटिटीज, क्योंकि आपने मीडियम किससे डिफाइन किया था, म्यू एप्सिलॉन के लिए, म्यू एप्सिलॉन से, और यहाँ पे आप ट्रांसमिशन लाइन को कैसे डिफाइन करते हो, पैरामीटर के टर्म में, जो पैरामीटर है आर एल सी जी, ठीक है, आर एल सी जी, तो इन टर्म में आपको डिफाइन करना रहता है। तो एलसी क्या है, आपके पैरामीटर है, इसलिए वेलोसिटी जो है फेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप इसको, तो फेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट एलसी रहेगी। आल्सो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी कुछ ना कुछ, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो आपकी जो वेवलेंथ है बीटा, बीटा को अगेन डिफाइन कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था 2 पाई बाय लैम्डा, द फॉर्मूला रहेगा जो सेम रहेगा, ठीक है, दिस इज द सेम फॉर्मूला। और आल्सो दिस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला u अपॉन योर सो कॉल्ड लैम्डा, ठीक है, this is the same formula, u is nothing but the velocity of light, your transmission line voltage की जो voltage wave की जो velocity रहेगी ना, उसी को represent करेंगे u से, sometime it is also equivalent to c, ठीक है, this is c। चलो, तो ये चीजें यहाँ पे थी जो मैंने बता दिया आपको दोनों। नाउ फर्दर ये मैंने ये भी बता दिया कि फॉरवर्ड वेव कौन सी है, बैकवर्ड वेव कौन सी है, आप जानते हो, दिस इज फॉरवर्ड वेव जो कि प्लस जेड डायरेक्शन में जा रही है, और दिस इज बैकवर्ड वेव जो कि माइनस जेड डायरेक्शन में जा रही है। सिमिलरली करंट वेव के लिए भी तीस रहेगा, फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव। नाउ अब आप चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए की पावर जे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उसका रियल पार्ट निकालना रहेगा, तो वो भी आप सेम कर सकते हो ना, ये चीज भी आती है ना आपको, हेलो बोलो बोलो, कर पाओगे, हाँ या ना, बोलो यार, एनीवन कि बताऊं, Yes, sir. कर लोगे ना ये। आपको अगर रिप्रेजेंट करने को बोला कि वोल्टेज वेव को और करंट वेव को इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस फॉर्म लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका ई की पावर जे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। आप जानते हो ई टी पावर गामा जो है अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर होता है, तो अल्फा प्लस जे बीटा में ई टी पावर अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा जेड को अलग कर लेना, और इसी प्रकार से बैकवर्ड वेव के लिए भी ई की पावर अल्फा जेड अलग कर लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद ई की पावर जे बीटा रहेगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके उसका रियल पार्ट ले लेना, तो आपका cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड जनरेट होके आ जाएगा। सिमिलर वे में बैकवर्ड वेव के लिए cos ओमेगा टी प्लस बीटा जेड जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सेम थिंग जो अपनों ने कर लिया, ये सारी की सारी एनालॉजीज है। तो ट्रांसमिशन लाइन इज इक्विवेलेंट टू दिस मीडिया, अपन जो मीडियम में अपन प्लान वेव पढ़ चुके हैं ना, तो सेम है, बस इसमें अपन वोल्टेज और करंट के टर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे अपनों ने किसी भी मीडियम के लिए इंट्रिंसिक इंपेडेंस डिफाइन किया था, इंट्रिंसिक इंपेडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडिया है या फिर अपन जर्नल की बात करें तो जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन से किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी इसमें ट्रांसमिशन लाइन में अपन जो इंपेडेंस रिप्रेजेंट करते हैं उसे कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इज इक्विवेलेंट टू आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, इसके बराबर हो। क्लियर है, देखो दोनों का फॉर्मूला का एनालॉजी देखो, दिस इज म्यू रिप्रेजेंट विच क्वांटिटी,
जे ओमेगा एल, सिग्मा रिप्रेजेंट जी, और जे ओमेगा एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस वाला। तो ये सारी टर्म एनालॉजी से, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक इंपेडेंस इक्विवेलेंट टू कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ठीक है, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, so the characteristic impedance Z net of the line is the ratio of positively traveling voltage H voltage wave to the current wave at any point of the line। एक मिनट रुकना, मैं पहले चार्ज लगा देता हूँ। Now, अब बात करते हैं अपन, ठीक है। अब जो जेड नोट है उसको आल्सो रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी लास्ट टाइम ही बोला है उसने, जो डेफिनेशन दी है जेड नोट की, क्या दी है डेफिनेशन, वोल्टेज जैसे अपन ओम्स लॉ में देखते हैं ना, आर बराबर वी बाई आई, ठीक है, वही डेफिनेशन सब जगह फॉलो होती है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट भी जेड नोट की भी सेम ही रहती है। तो जेड नोट इज आल्सो इक्वल टू फॉरवर्ड वेव अपॉन बैकवर्ड वेव, और टोटल वेव भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द लाइन इज रेशियो ऑफ पॉजिटिव ट्रेवलिंग वोल्टेज अपॉन करंट वेव एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन। तो अब मेरे को बताओ कि जो आपकी जो फॉरवर्ड वेव है उसका जो क्या है, v प्लस अपॉन आई प्लस e to the power minus of gamma z अपॉन e to the power minus of gamma z, ठीक है। तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, z नॉट इज इक्वल टू v प्लस अपॉन आई प्लस, तो दिस क्वांटिटी, तो z नॉट जो है वो उन दोनों का रेशियो होता है ना। यहाँ पे भी आपको शो भी किया हुआ है, ठीक है। अगर बैकवर्ड वेव के लिए यूज करते तो नेगेटिव साइन आप लगाना ना भूले, ठीक है। अब v नोट प्लस आई नोट की जो वैल्यू होती है वो, उसको भी अपन निकाल लेते कि वो कैसे आएगी। लेट स्टार्ट, v नोट प्लस आई नोट के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसे अपन ड्राइव कर सकते हैं। देखो, जैसे E बाई H का जो रिलेशन होता था, ठीक है, वो ईटा के बराबर होता था, और दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा होती थी, याद है, यस और नो। यस सर। तो सिमिलर वे में अब देखो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जे ओमेगा म्यू जो वूल क्वांटिटी है ईटा, योर जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, दिस इज नथिंग बट द ईटा, ओके। तो देखो गामा किसके बराबर है आपको पता है ना, यहाँ पे जे ओमेगा म्यू होता है, तो वहां पे अपन क्या लिखेंगे, पूरा आर प्लस ऊपर वाली क्वांटिटी आर प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, सॉरी सी, एक मिनट रुकना ना, दिस इज नॉट एप्सिलॉन, दिस इज एल इंडक्टेंस, और दिस इज इक्विवेलेंट टू गामा। अब गामा बराबर अपन जस्ट देखा है, गामा इज इक्वल टू, ये एनालॉजिकल है, मैं जो एनालॉजिकल बता रहा हूँ तो ये एनालॉजी को आप फॉलो करना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज एनालॉजिकल है इसलिए मैं ये डैश लगा रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट टू जेड नॉट, ठीक है, जेड। और गामा किसके बराबर है, आर प्लस जे ओमेगा सी, जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। नाउ अब पुट करोगे तो कितना आएगा, जेड नॉट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बताओ यार। सर आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन ये पूरी टर्म आ जाएगी। हाँ यस, ये कट जाएगा और अंडर रूट रह जाएगा और जी प्लस जे ओमेगा सी आ जाए, यस और नो। यस सर। तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की जो वैल्यू होगी आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो क्या होगी, आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। एनालॉजिकल आपको याद रखना है तो एनालॉजिकल आप याद रख सकते हो, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ एनी मीडियम इज v1 बाय जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस, म्यू रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, और सिग्मा रिप्रेजेंट कंडक्टेंस, तो और आर आपको एडिशनल टर्म लॉस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको एडिशनल टर्म याद रखना है, तो आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जी ओमेगा जे ओमेगा सी,
ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो गया किसके लिए हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए। नाउ दिस क्वांटिटी को आप ऐसे भी ले सकते हो, इन्वर्ट फॉर्म में भी ले सकते हो। उसमें इन्वर्ट में क्या हो जाएगा, जी प्लस जे ओमेगा सी। अब वापिस से अगर गामा की वैल्यू पुट करोगे तो अगेन सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, चलो जेड नोट, और आल्सो आप यू कैन रिप्रेजेंट, क्योंकि जेड नोट है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज जे टर्म इस पिक्चर में है, तो अगर जे टर्म पिक्चर में तो आप इसको एज इट इज भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जेड नॉट, जैसे अपनों ने लास्ट टाइम प्लान वेव में भी किया था इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के लिए। तो जेड नॉट इज इक्वल टू आर नोट प्लस रियल पार्ट और जे एक्स नॉट। ठीक है, तो इस टर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे गामा है अल्फा प्लस जे बीटा में रिप्रेजेंट किया, इसी प्रकार से आर नोट प्लस जे एक्स नोट में रिप्रेजेंट किया। वेयर सर इसका यूज मतलब कहाँ होता है इसमें, अभी जो ये ये अपन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस यूज सब जगह होता है। देखो मैं बताता हूँ, लेट स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है आप लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, उसके पैरामीटर से। एक तो रेजिस्टेंस लिया था, दूसरा इंडक्टेंस लिया था, तीसरा कैपेसिटेंस लिया था, ठीक है, और उसी का ही कंडक्टेंस लिया था। याद है, किसी ट्रांसमिशन लाइन का इतना सा सेक्शन अपनों ने लिया था। ये अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो इतना सा सेक्शन को अपनों ने इस प्रकार से शो किया है। ठीक है, इतने से सेक्शन को, तो उसमें कितने सारे पैरामीटर, चार पैरामीटर, एक दो तीन चार पैरामीटर। तो चार पैरामीटर यानी कि जेड नोट, दिस जेड नोट, तो इसका जो टोटल इंपिडेंस है वो किसके बराबर है, इस जेड नोट के बराबर है। और आप चाहते हो कि जो करंट और वोल्टेज है वो यहाँ पर भी ट्रांसफर हो। मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट आया, ठीक है, ध्यान से देखना, दिस 5 वोल्ट यहाँ पे आया, और अगर ये ट्रांसमिशन लाइन एक जैसी है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ का भी सेक्शन होगा, उसके भी इक्विवेलेंट इसी प्रकार का सर्किट बनेगा, तो उसका भी जेड नोट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सेक्शन और करता हूँ, क्योंकि ये लंबी है, एल लेंथ मैंने मानी है, तो यहाँ पे भी सेक्शन करता हूँ, तो उसके भी इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक जेड नोट आएगा। तो यहाँ पे सबका अगर यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन है तो सबका कैरेक्टरिस्टिक सेम आएगा। इसका मतलब सबका जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस और जो कंडक्टेंस है वो सबकी सेम है, तो उसके लिए इनका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस भी सेम रहेगा। और अगर ये सेम रहेगा तो जितना वोल्टेज यहाँ पे आया हुआ है उतना का उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी ट्रांसमिट होगा। क्यों मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलती है कि रिफ्लेक्शन, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन थ्योरी उन्होंने पढ़ी थी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर कोई भी वोल्टेज और करंट वेव किसी बाउंड्री से टकराती है, ठीक है, तो वो तभी ट्रांसमिट होती है जब उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो। परफेक्ट ट्रांसमिशन आपको तभी मिलता है जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो। तो जब यहाँ पे अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, वो कैसा आएगा पता है आपको, जेड नॉट, सॉरी मैं बताता हूँ एक मिनट, जेड वन सॉरी जेड टू माइनस ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू प्लस जेड वन इन टर्म्स ऑफ। अब जेड टू प्लस जेड वन क्या है, देखो ये जो सेक्शन अपन ने किया है ना, इस सेक्शन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज जेड वन, दिस इज जेड टू, दिस इज जेड थ्री। अगर यहाँ पे जेड वन जितने भी जेड वन जेड टू जेड थ्री सबके सेम है, सारे के कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो उस केस में यहाँ पे देखो पुट करके देखो, जेड नॉट माइनस जेड नॉट जीरो हो गया, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना हुआ, जीरो। इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्शन जीरो, रिफ्लेक्शन जीरो, तो जितना भी वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है वो ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट पे, और यहाँ का ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट पे। तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन वर्क करती है। क्लियर है, यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर बिल्कुल आया यस, तो सर। इसीलिए इस सर्किट को भी आप देखो, ये सर्किट इसी चीज को शो करता है, दिख रहा है आपको, इसमें भी जी है, जी का यस मतलब सर। सी, जी और सी कैपेसिटेंस, ये इंडक्टेंस, सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। फिर अगेन वापस से सेम थिंग रिपीटेशन हुई है, फिर अगेन रिपीटेशन हुई है, इस प्रकार से रिपीटेशन होती रहती है। तो एक का ही अपन कैलकुलेट कर लेते तो बाकी का सारी चीजें इजी पड़ जाती है। सोचो अगर ये ट्रांसमिशन लाइन में मैंने यहाँ का मटेरियल थोड़ा अलग यूज किया, उसके बाद थोड़ा मटेरियल अलग यूज किया, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस चेंज हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस, तो अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस चेंज होगा, तो जब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ही चेंज हो गया तो दो सेक्शन बन जाएंगे, इन दो सेक्शन का इसका Z1 हो जाएगा, इसका Z2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो Z1 माइनस Z2 करोगे तो कुछ ना कुछ इसकी क्वांटिटी आएगी यस जो कि सर जीरो के बराबर आएगा। बराबर नहीं आएगी, तो उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब 5 वोल्ट मैंने अगर दिया है तो उसमें से 3 वोल्ट तो ट्रांसमिट हो गया, 2 वोल्ट वापिस आ गया, बाउंस बैक। समझ में आ रहा है। यस सर।
यस, तो ट्रांसमिशन लाइन को मैचिंग करना जरूरी है, इसलिए यूनिफॉर्म मटेरियल आपको यूज करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ओकर हो तो आपको अलग अलग मटेरियल यूज करना पड़ता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसमें आती है। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको बता दिया कि ये ट्रांसमिशन लाइन इस प्रकार से काम कर रही है, तो इसलिए अपन जेड नोट ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यस सर। Why? Because जैसे अपनों ने इंट्रिंसिक इंपेडेंस कैलकुलेट किया था, इंट्रिंसिक इंपेडेंस कितना इंपॉर्टेंट था, सिमिलर वे में यहाँ पे आपका जेड नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आगे बढ़े। ये नेपियर, एक 1 नेपियर याद रखना आपको, कैलकुलेशन में कभी जरूरत पड़े। 1 नेपियर इज इक्वल टू 8.686 डीबी होता है, तो डीबी में और नेपियर में कन्वर्जन की जब जरूरत पड़े तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भैया जेड नोट भी अपनों ने बता दिया है। ठीक है, और डिफाइन भी कर दिया है, which is equivalent to j r plus j omega l upon gamma. Now अब क्या रह गया? लॉसलेस लाइन, लॉसलेस लाइन, लॉसलेस लाइन। तो लॉसलेस लाइन, चलो लॉसलेस लाइन के बारे में बात करते हैं। लॉसलेस का मतलब क्या होता है? जिसे अपने लॉसलेस मीडिया पढ़ा था, याद करो। मैं सारे एनालॉजीज पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। लॉसलेस मीडिया, जब अपन अनबाउंडेड मीडियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो उस केस में लॉसलेस मीडिया में अपनों ने सिग्मा कितना माना था? 0। 0। तो इसी प्रकार से किसी भी ट्रांसमिशन लाइन, जब अपन ट्रांसमिशन लाइन में बात करते हैं तो उसमें लॉस कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि कंडक्टिविटी अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी अगर 0 नहीं है तो वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी आएगा कंडक्टिविटी के कारण। ठीक है, तो सिमिलर वे में ट्रांसमिशन लाइन में अपन क्या करते हैं, जो कंडक्टेंस रहती है जी, कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट जी करते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जी के 0 के बराबर करते हैं। रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट लॉस। तो ये दो टर्म जब 0 हो जाती है तो उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? लॉसलेस लाइन बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, लॉसलेस लाइन। तो लॉसलेस लाइन के लिए क्या क्या चेंज हो जाएगा? गामा चेंज हो जाएगा, यूर बीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यूर जेड नोड भी चेंज हो जाएगा। गामा कैसे चेंज होगा? देखो, डाल के देखो, फॉर्मूला क्या है? ये है आपका फॉर्मूला, आर प्लस जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल प्लस जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, और दिस इज बीटा। बीटा के बारे में अपन बाद में बात करेंगे क्योंकि बीटा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जेड नोट इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। नाउ पुट आर और जी की वैल्यू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो लॉसेस ही 0 है। लॉसेस का मतलब यहाँ पे डिसिपेशन होता है, हीट में डिसिपेशन होगा। अगर आपकी डिसिपेशन ही नहीं होगा तब उस केस में आपकी जो लाइन है केवल फेस कांस्टेंट ही एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पे किस प्रकार से फेस कांस्टेंट आता है। जैसे इसको 0 करेंगे तो जे ओमेगा एल और जे ओमेगा सी, तो जे ओमेगा तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट में क्या रह जाएगा? एल सी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? गामा के। तो गामा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा प्लस जे बीटा में अब मुझे कंपैरिजन कराओ, करके बताओ कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और बीटा बराबर कितना हो गया? जल्दी बताओ। ओमेगा अंडर रूट एल सी, दिस क्वांटिटी विच इज, अगर अपन देखें कि जो प्लान वेव का जो बीटा होता था, प्लान वेव का बीटा अपनों ने पढ़ा था, वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, सेम क्वांटिटी। ठीक है, एल रिप्रेजेंट म्यू को, सी रिप्रेजेंट एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज फॉर प्लान वेव, दिस इज फॉर वोल्टेज वेव, और यूर से ट्रांसमिशन लाइन के लिए बीटा जो फेज होता है उसके लिए ये है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की बात कर लेते, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की बात कर रहे थे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आर और जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी रह जाएगा। इससे जे ओमेगा से जे ओमेगा कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? अंडर रूट एल बाई सी। और प्योर डाइलेक्ट्रिक के लिए अपन बात करें, जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस होता था प्लान वेव का, ठीक है, वो क्या होता था? ईटा इज इक्वल टू, प्योर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, तो म्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, देखो अगेन सेम फॉर्मूला, दिस इज एल रिप्रेजेंट म्यू, सी रिप्रेजेंट एप्सिलॉन। समझ में आ गया आपको एनालॉजिकल? बोलो।
Yes, sir. यस, तो दिस इज नोन एज ए लॉसलेस लाइन। सिमिलर वे में अब आपकी लॉसलेस लाइन के लिए वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी इज आल्सो गिवन बाय ओमेगा बाय बीटा, और ओमेगा बाय बीटा 1 बाय अंडर रूट एलसी। क्लियर है आपको एलसी? लास्ट टाइम भी बता दिया था। तो Yes, ये sir. फॉर्मूला हो गया आपका वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी का। नाउ और क्या रह गया? बाकी सारी चीजें मैंने बता दी है। एक्स नोट 0 है, जेड नोट बराबर आर नोट है। आर नोट किसके बराबर है? 1 बाय अंडर रूट एल बाय सी के। दिस इज नोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। अब एक और लाइन होती है डिस्टोर्शनलेस लाइन, ठीक है। ओके, तो डिस्टोर्शनलेस लाइन को क्या बोलेंगे? डिस्टोर्शनलेस लाइन में आपका जीरो नहीं होता है, इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है? आर बाई एल, आर बाई एल इज इक्वल टू एल बाई सी, ठीक है। दिस क्वांटिटी, दिस रेशियो वी आर टेकिंग Sir, फॉर, R by L या G? दिस इज जी, दिस इज सी। G is conductance, R is resistance per unit, सब लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में। L is इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये रेशियो अपन फॉलो करते हैं फॉर द डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए। ओके, तो डिस्टॉर्शन लॉस लाइन के लिए जिस प्रकार से कंडीशन थी ना लॉसलेस लाइन के लिए, आर एल, आर और जी की वैल्यू बराबर 0, ये लॉसलेस लाइन की कंडीशन है। तो इसी प्रकार से डिस्टॉर्शन लॉस की जो कंडीशन है वो आर अपॉन जी अपॉन एल बाई सी। इसको कैसे याद रख सकते हो? एल जी अपॉन एल जी इज इक्वल टू आर सी, ठीक है। एलजी कंपनी की टीवी आती है ना, उससे याद रख लेना इस रेशियो, एलजी कंपनी की टीवी, ठीक है। तो एलजी और रिमाइनिंग चीजों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। आरसी अपने टाइम कांस्टेंट को देखा है कभी? टाइम कांस्टेंट टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो आपको याद रखना। नाउ अब इसको, ये रेशियो है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? देखो अब जेड नॉट किस प्रकार से चेंज होगा। जेड नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे आर बाई जी की वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे एल बाई सी की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा। इसका जो आपको थोड़ा सा है ना, इसको कॉमन निकाल के सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आएगा आंसर। लेट्स सी, जेड नॉट में आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। आर बाई